फाइन दे देना मेरे को मॉडल, ये सारे मॉडल नीचे दे दे, सिर्फ वही निकाल के दे फाइन। होप यू आर प्रैक्टिसिंग वेल इन क्लिनिक। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी क्या है ना, मैं टेलीग्राम पे मैसेज पे जो क्वेरी रहती है, जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे सॉल्व कर देता हूँ। मीनल मैडम को भी बोल देता हूँ कि आपको कुछ क्वेरी मिले तो सॉल्व कर दो, क्योंकि मेरा थोड़ा टाइमिंग का इशू रहता है ना, क्लिनिक में ओपीडी है, सब कुछ है, सारा कुछ मैसेज देख नहीं पाता मैं। इसलिए मैंने आशीष जी को बोला कि एक अपने स्टूडेंट्स के लिए एक वेबिनार, Q&A वेबिनार ऑर्गेनाइज करें। तो सारा टेक्निक्स जितना भी सिखाया था, मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे प्रैक्टिकली देखने में, क्लिनिक्स में, ओपीडी के अंदर। तो एक एक करके सब सारे के सारे डाउट्स हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगा उस गेम के बारे में। याद है वो खेल जो एडजस्ट हो सकता है उसको एडजस्ट करो, जो नहीं हो सकता है उसको फालतू में प्रेशर नहीं देने का। जो भी बोन लॉक है, जो भी बोन मसल टाइट है, उसको आप रिलीज करने जाएंगे, उस पर यदि काम करने जाएंगे तो वो मसल और टाइट हो जाएगा, वहां पे इंजरी और बढ़ जाएगा। कुछ नए स्टूडेंट भी है क्या आशीष जी इसमें, जिसने अपना वर्कशॉप अटेंड नहीं किया था? ठीक है, अभी वो रिवीजन फिर मैं उस हिसाब से करता हूँ। सर, जो स्टूडेंट वर्किंड में ट्रेनिंग लिया है बट हाँ आपका हाँ हाँ, ट्रेनिंग नहीं लिया है, ऐसे भी स्टूडेंट है, को अपील ओके किया ओके, है मैंने कि कनेक्ट करो सर से, समझ लो एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है दोनों ट्रेनिंग में। ठीक है ठीक है। और आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया भी कि क्या डिफरेंस हम्म, आया है प्रैक्टिस में। ओके, ठीक है। तो वो बाद में लेंगे। पहले आप रिवीजन और बाकी रिवीजन के बारे में थोड़ा वो ले लेंगे, हम्म, तब तक लोग भी कनेक्ट होंगे। ठीक है। तो जिसको नहीं पता उस खेल के बारे में, वो खेल बताना बहुत ज़रूरी है। उर्किंड वाले स्टूडेंट जो है, मैं एक 5 मिनट में आपको जो है थोड़ा सा शॉर्ट में वो खेल बता देता हूँ कि दो मॉडल मेरे पास है, इन लोगों के ऊपर इजीली बता दूंगा मैं। आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। सर, आपके पीछे का लाइट बंद करें, वो जो पीछे पीछे, कौन? हाँ वही दिख रहा लाइट बंद, हाँ, वो बंद कर दे। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। हाउ आर यू सर? है, वेंकट एकदम नारायण। फाइन, फाइन फाइन, सर हाउ आर यू? आई हैव आल्सो वन पेशेंट। आई एम डूइंग ट्रीटमेंट राइट नाउ। वो वाला बंद कर दे, और पीछे वाला, हाँ, और इधर चालू कर दे। आदित्य जी, हाउ आर यू? हाँ, ठीक है। ग्रेट सर, ग्रेट। हम्म, राइट नाउ आई एम आल्सो डूइंग ट्रीटमेंट। या आप आ गए घूम के वाराणसी वगैरह? खड़े हो जाओ, दोनों हाथ पकड़ लो, दूर खड़े हो जा। देखिए, ये मान के चलो, ये एक स्पाइनल जॉइंट है या बॉडी का कोई भी जॉइंट है, ठीक है। ये जो दोनों लड़कियों ने पकड़ के रखे हैं अपने हाथ, ये अपने बॉडी का कोई भी जॉइंट मान के चलो। फॉर एग्जांपल लंबर जॉइंट, L4 L5 का जॉइंट है ये, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हैं अभी तक? L4 L5 पे ही काम कर रहे हैं। L4 L5 का डिस्क बल्ज है, उसी को चटका रहे हैं, उसी को क्लिक कर रहे हैं, वहीं पे सारे काम कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, वो ऑलरेडी इंजरी में है और आप एक फर्दर नई इंजरी क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए आपका पेशेंट बोलता है कि
सर ट्रीटमेंट करने के बाद दर्द बढ़ गया, है ना। 100 में से 80 केसेस ऐसा बोलते हैं कि ट्रीटमेंट करने के बाद दर्द बढ़ गया। वो क्यों बढ़ गया? क्योंकि इस जॉइंट को देखो, ये ऑलरेडी टेंशन में है, खींचो एक दूसरे को, ये ऑलरेडी टेंशनड जॉइंट है ना। इसको मैं इनको बोलूंगा खींचने का, खींचो एक दूसरे को, तो देखो टेंशन क्रिएट हो गया उस जॉइंट के अंदर, वो जॉइंट लॉक हो गया। अभी यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करूं यहाँ पे, तो इन लोगों को दर्द होने लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को पास में लाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ से इनको पुश करूंगा और वो वाले जॉइंट को यहाँ से पुश करूंगा, इन दोनों को पास में ले आऊंगा। इन दोनों के बीच का टेंशन खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब मैं इजीली यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। जो वर्कशॉप में जो मैंने गेम बताया था, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेके था, बहुत सारे स्टूडेंट्स की चेन बनाई थी हम लोगों ने। अभी मेरे पास इतने सारे लोग नहीं हैं। हेलो राजेश सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है सर आपका, वीडियो स्टॉप हो गया। रविंद्र कमाल भी अभी इधर पेपर लेकर प्रिंट आउट लेगा। सपोर्ट एक मिनट, कनेक्ट हो जाएंगे वापस। पोस्ट आंकड़ा है ना, डीजल ना ये नहीं प्रिंट आउट है तो पेपर बेस करते हो నాకు కనిపించట్లేదు మిగిలిన వాళ్ళు. तो हम लोगों ने देखा था कि जॉइंट पे डायरेक्ट काम नहीं करने का, इनडायरेक्ट काम करने का है, ठीक है। खींचो अपने आप को। ये L4 L5 का जो जॉइंट है, ये टेंशन में है। यदि मैं इसको पुश करूंगा, पुल करूंगा, क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे इंजरी हो सकती है। इनडायरेक्टली वे में क्या, इनडायरेक्ट वे में मैं यहाँ पे काम करूंगा, इनको पास में लेके आने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं इनको पास में लाऊंगा, यहाँ पे टेंशन कम हो गया, खिंचाव कम हो गया। अब मैं इजीली इसको मूव कर सकता हूँ। ये है इनडायरेक्ट मेथड। ये वेबिनार जो था मेरा, जो 3 दिन का, जो 4 दिन का वर्कशॉप जो था, ये पूरा इस खेल पे डिपेंड था। जिसने अटेंड किया होगा उसको पता है कि ये इस गेम के ऊपर पूरी की सारी मेथड्स डिपेंड करेगी। बोरखिंड वाले स्टूडेंट हैं, उन लोगों को थोड़ा सा समझा रहा हूं मैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होती है, इनडायरेक्ट मेथड क्या होती है। डायरेक्ट मेथड में जो आप लोग करते हैं अभी तक, डायरेक्ट क्लिक करते हैं। L4 L5 में इंजरी है तो डायरेक्ट वहीं पे जाके कमर को क्लिक करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्या होती है? डायरेक्ट L4 L5 में काम नहीं करने का, आजू बाजू काम करने का। उसके आसपास के जॉइंट क्लिक करना है, उसके आसपास जॉइंट में STT करना है, मायोफेशियल रिलीज करना है, ताकि इस जॉइंट का टेंशन कम हो जाए, यहाँ पे काम किया जा सके। और जब आप इस पे काम करेंगे तो ये इजी पोजीशन में है, ताकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं हो, सूजन नहीं है, और पेशेंट नहीं बोले आपको दूसरे दिन कि मेरा दर्द बढ़ गया। इस मेथड से जब आप काम करेंगे तो पेशेंट का दर्द दूसरे दिन कम हो जाएगा बढ़ने की बजाय। गॉट इट? अब टेक्निक्स पे आगे बढ़ते हैं। जिसको तकलीफें आ रही है सर्वाइकल मैनिपुलेशंस में, लंबर मैनिपुलेशंस में, बाकी दूसरे जॉइंट के मैनिपुलेशंस में, सबसे पहले इस खेल को अपने दिमाग में रख लीजिए। हम लोग सबसे पहले STT, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, मायोफेशियल रिलीज
का एक डेमोस्ट्रेशन देख लेते हैं। जिसको उसमें प्रॉब्लम है वो एक बार फिर समझ लीजिए। लेट जाओ, कोई भी इसको लेटा, उल्टा लेट जाओ, उल्टा लेट बैठ। हाथ नीचे कर। देखो एसटीटी मतलब सॉफ्ट टिश्यू रिलीज। ये स्पाइन है, स्पाइन के आसपास पैरा स्पाइनल मसल्स होते हैं। आपने देखे होंगे अपने पेशेंट में, ये बहुत टाइट रहता है। तो इसको रिलीज करने का जो तरीका है वो मायोफेशियल रिलीज, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, ये इनडायरेक्ट मेथड है। कैसे रिलीज करेंगे? एक हाथ से स्पाइन के कोई भी सेगमेंट को होल्ड करेंगे एंड दूसरे हाथ से यहाँ पे ऑयल या कोई ऑइंटमेंट लगा लेंगे। उसके बाद इस तरीके से उसको रिलीज करेंगे। मेरा हाथ पैरा स्पाइनल मसल्स पे है, ना कि स्पाइन पे। स्पाइन मैंने छोड़ रखा है। स्पाइन से 1 या 2 सेंटीमीटर दूर पे हूं मैं। और ये एसटीटी है, मायोफेशियल रिलीज। इसका दूसरा तरीका पुश एंड पुल मेथड। पुश इनवर्ड सनिका and pull outward. Push inward and pull outward. Push outward and pull inward. Again, push inward and pull outward. ये हुआ एसटीटी मेथड ऑफ डॉर्सल एंड लंबर स्पाइन। अब एसटीटी मेथड ऑफ सर्वाइकल स्पाइन देख लेते हैं। सर्वाइकल में ये जो मसल्स है, मसल पैडिंग, इसको होल्ड करने का इस तरीके से एंड लिफ्ट करने का है। लिफ्ट एंड रिलीज, लिफ्ट एंड रिलीज। इसमें मैंने बोन्स को नहीं पकड़ा है, सिर्फ मसल्स को फोल्ड किया हुआ है। लिफ्ट एंड रिलीज, लिफ्ट एंड रिलीज। सेकेंड मेथड, लिफ्ट एंड रोटेट, लिफ्ट एंड रोटेट एंड रिलीज। अगेन होल्ड, लिफ्ट एंड रोटेट एंड रिलीज। थर्ड मेथड है जनरल रिलैक्सेशन। जनरल रिलैक्सेशन ऑफ स्पाइन, पुश एंड पुल मेथड। वन हैंड पुश करेगा, दूसरा हैंड पुल करेगा मसल्स को। पुश एंड पुल मेथड। डन। लेटर। तो ये एसटीटी मेथड, सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक, रिलीज, मायोफेशियल रिलीज, ये सारी टेक्निक्स आपको फर्स्ट डे सिखाई गई थी। सेकेंड डे पे आते हैं मैनिपुलेशन टेक्निक। ठीक है, इसमें मैनिपुलेशंस में मेरे को जहां तक अंदाजा है आपको डिफिकल्टी आ रही होगी सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन में। बाकी मैनिपुलेशंस तो इजी थे। तो सबसे पहले सर्वाइकल स्पाइन के मैनिपुलेशंस हम देख लेते हैं। नेक्स्ट मॉडल। अवधूत जी का यही पार्ट है। उल्टा लेट। अवधूत आ गया क्या? नहीं, अभी इनका उनका वही क्वेश्चन था, सर्वाइकल और लंबर का ही उनको थोड़ा वुडन है। ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन मैनिपुलेशंस देखते हैं। सबसे पहले C7 T1, C7 T1 एंड C6, ये 3 सेगमेंट के मैनिपुलेशन हम एक साथ देखेंगे। T1, C7 एंड C6। नेक को रोटेट करने का, एक तरफ जिस तरफ के स्पाइन को मैनिपुलेट करना है
उसके अपोजिट साइड नेक रोटेट हो जाएगी। एक हाथ को C7, C6 और T1 के स्पाइनस प्रोसेस पे रखेंगे क्रॉस में। मेरा हैंड की पोजीशन देखिए, क्रॉस में है। C6, C7 एंड T1 के स्पाइनस प्रोसेस पे मेरा एक हाथ है एंड दूसरा हाथ स्कल बोन पे है, स्कल बोन की टेम्पोरल एरिया में, जिससे मैं लिवरेज बनाऊंगा। आप लोगों को पता होगा लीवर कंसेप्ट जब मैंने बताया था मेरी क्लास में, लिवरेज, लीवर एंड फल्क्रम। ठीक है, तो ये लीवर है जिससे मैं अपने हाथ को मूव करूंगा एंड दिस इज फल्क्रम, मेरा दूसरा हाथ जो C7, T1 एंड C6 पे है। पेशेंट को बोलूंगा ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद आउट करते करते लीवर को थोड़ा सा मूव किया, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते करते थोड़ा सा और टेंशन रिलीज किया हेड का एंड ब्रीद इन एंड लास्ट ब्रीद आउट में आई विल गिव थ्रस्ट। दूसरे साइड का और दिखा देता हूं जिसको नहीं समझ में आया। ये मेरा लीवर है, ये है फल्क्रम। मेरा एक हाथ C6, C7, T1 के स्पाइनस प्रोसेस पे। पेशेंट को बोलूंगा ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद आउट करते करते लीवर को थोड़ा सा मूव किया, टेंशन पेशेंट का रिलीज किया, हेड का टेंशन, मसल्स का टेंशन रिलीज किया, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट में एक बार और टेंशन रिलीज किया एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद आउट में 1, 2, 3। ये C6, C7, T1 आप लोगों ने देखा। C6, C7, T1 का मैनिपुलेशन, क्रॉस हैंड, लीवर एंड फल्क्रम मेथड। इसके बाद हम लोग डॉर्सल स्पाइन पे चलेंगे। डॉर्सल स्पाइन्स में अगेन मैंने 2 मेथड सिखाया था, एडजस्टर मेथड एंड थ्रस्ट मेथड। सबसे पहले थ्रस्ट मेथड देखते हैं। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा देने का, हेड एक तरफ मूव कर देने का। इसके बाद डॉर्सल सेगमेंट D1 से लेके D12 इन सेगमेंट को मूव करने का है। ठीक है, इसमें पाल्पेट करेंगे। सबसे पहले असेसमेंट मैंने सिखाया था, वो मैं अभी रिवाइज नहीं करने वाला, टाइम की कमी है। आप लोगों को पता है असेसमेंट मैंने डायग्नोसिस क्राइटेरिया कैसे बताया था। ठीक है, एक एक स्पाइन को पुश करके आप डायग्नोज करेंगे विच सेगमेंट इज पेनफुल। सारे स्पाइन में मैनिपुलेट नहीं करने का, जो अभी तक आप लोग ये कर रहे हैं, सारे स्पाइन में एक साथ आप मैनिपुलेशन कर देते हैं, वो नहीं करने का। सिर्फ देख लो किस स्पाइन में पेन आ रहा है। ये पेशेंट को T4, T5 के लेवल में पेन है। ठीक है, मैं सिर्फ इसी को ट्रीट करूंगा। मेरा एक हाथ स्पाइनस ट्रांसवर्स प्रोसेस पे रहेगा और दूसरा हाथ नीचे वाली वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे रहेगा। सर्वाइकल में शायद मैंने ट्रांसवर्स प्रोसेस को स्पाइनस प्रोसेस बोल दिया है। आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ। सर्वाइकल T6, T7, C7, T1, C7, C6 में ट्रांसवर्स प्रोसेस पे हाथ था, ना कि स्पाइनस प्रोसेस पे। एक बार और देख लो, सर्वाइकल में C6, C7, T1 पे ये ट्रांसवर्स प्रोसेस पे हाथ है फल्क्रम, एंड ये लिवरेज है, स्पाइनस पे नहीं था। यहाँ भी डॉर्सल स्पाइन में ट्रांसवर्स प्रोसेस पे मेरा हाथ रहेगा। इस सेगमेंट में T4, T5 में प्रॉब्लम है, तो इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस हम देखेंगे इसी के हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है, एंड नीचे वाले का ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो एक हाथ से T4 का ट्रांसवर्स प्रोसेस पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से T5 का ट्रांसवर्स प्रोसेस पकड़ेंगे। पेशेंट को बोलेंगे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट।
breathe in and breathe out, out and click. इसी तरह से दूसरा सेगमेंट पाल्पेट करेंगे. I am saying this segment is rotated. यहाँ पे dorsal spine में प्रॉब्लम है. अगेन सेम मेथड यूज करेंगे. एक हाथ ऊपर वाले ट्रांसफर्स प्रोसेस पे, दूसरा हाथ नीचे वाले ट्रांसफर्स प्रोसेस पे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड थ्रस्ट. डॉर्सल स्पाइन में इतना ही था. इसके बाद एडजस्टर मेथड था. पूजा वो एडजस्टर है ना अपने पास? दूसरा मेथड एडजस्टर मेथड है. 1 मिनट का एडजस्टर. कुछ क्वेरी हो तो पूछ लो तब तक. एडजस्टर में बुलवा रहा हूँ. आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए. किसी को कोई क्वेरी आ रही है प्रैक्टिस करने में? पूछ लीजिए, जल्दी करिए, समय कम है. सर प्रमोद मालवीय बात कर रहे नागपुर से. हाँ बोलिए बोलिए. ट्रांसफर प्रोसेस का थोड़ा एक बार समझाइए, थोड़ा नहीं समझे. ट्रांसफर प्रोसेस यानी स्पाइन से कितने दूर पर रखता है हैंड से? ये देखो स्पाइन के मॉडल में दिखा देता हूँ मैं ट्रांसफर प्रोसेस कैसी होती है. जी जी. ये डॉर्सल स्पाइन है, ठीक है. ये स्पाइनस प्रोसेस. ओके. और ये ट्रांसफर्स प्रोसेस. जो आजू बाजू में लेफ्ट एंड राइट में जो प्रोसेसेस रहती है, ये मेरे ट्रांसफर्स प्रोसेस पे मेरा हाथ है. और सेंटर में जो है वो स्पाइनस प्रोसेस. समझ में आया? इसके जब हमने डॉर्सल स्पाइन में मैनिपुलेट किया तो हमने यहीं पे एक हाथ रखा, दूसरा हाथ मेरा यहाँ पे था. एक स्पाइन के ट्रांसफर्स प्रोसेस पे एक हाथ था, दूसरा हाथ दूसरे स्पाइन के ट्रांसफर्स प्रोसेस पे था. ओके. ठीक है. ठीक है. कोई और डाउट? चलो लेट. एडजस्टर मेथड पे चलते हैं हम लोग. एडजस्टर मेथड में पूरे स्पाइन की एक ही बार में बता देता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो. हम लोग T1 T2 पे चलेंगे. दोनों ट्रांसफर्स प्रोसेस पे एडजस्टर रखा है एंड बहुत जेंटली उसको 7 टाइम्स क्लिक करने का है. देन उसके नीचे वाले सेगमेंट की ट्रांसफर्स प्रोसेस पे 7 टाइम्स क्लिक करने का है. देन उसके नीचे ऐसे ही सारे सेगमेंट्स को ले लेंगे. बट हमारा क्राइटेरिया क्या है? सारे स्पाइन को एडजस्ट नहीं करने का. जिसमें प्रॉब्लम है उसी स्पाइन को एडजस्ट करना है. तो सबसे पहले आप लोग असेसमेंट करेंगे जिसको असेसमेंट आता है. इसके बाद फॉर एग्जांपल T12 T11 में प्रॉब्लम है तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैं मेरा एडजस्टर सिर्फ T11 T12 पे रखूंगा एंड 7 टाइम्स के लिए क्लिक कर दूंगा. ये हो गया एडजस्टर मेथड. इसी तरह से लंबर स्पाइन में भी ट्रांसफर्स प्रोसेस पे एडजस्टर रखेंगे एंड एडजस्टमेंट करेंगे. इसके बाद सर्विकल स्पाइन का एडजस्टमेंट T1 C7 पे एडजस्टर रखा एंड 7 टाइम्स मैनिपुलेट किया. फिर से T6
C7, C6, C6, C5, again C4, C5, C4, C3, डन। C1, C2 का एडजस्टमेंट एडजस्टर से नहीं हो सकता, उसका एडजस्टमेंट मैं अभी सिखाऊंगा आपको। इसके बाद सैक्रम को देख लेते हैं। न्यूटेशन एंड काउंटर न्यूटेशन ऑफ सैक्रम मैंने बताया था। सैक्रम यदि इस तरह से मूवमेंट है उसका एक्सटेंशन में, इट्स ए काउंटर न्यूटेटेड सैक्रम। यदि सैक्रम इस तरह से मूव है बॉडी में, इस तरह से आपको मिल रहा है, तो वो न्यूटेटेड सैक्रम है। यदि एक्सटर्नल एक्सटेंशन में है सैक्रम, काउंटर न्यूटेशन में है, तो यहां से उसको एडजस्टर को उल्टा पकड़ के उसको न्यूटेशन में डाल देंगे। यदि काउंटर न्यूटेशन, यदि सैक्रम काउंटर न्यूटेशन में है तो उसको न्यूटेट कर देंगे। ठीक है, इसका रिवर्स वाइस वर्सा। काउंटर न्यूटेट सैक्रम को न्यूटेट किया एंड न्यूटेटेड सैक्रम को काउंटर न्यूटेट किया। ठीक है, एक्सटर्नल रोटेटेड सैक्रम को न्यूट्रल किया, अगेन एक्सटर्नल रोटेटेड सैक्रम को न्यूट्रल किया। लंबर स्पाइन के मैनिपुलेशंस देख लेते हैं। L4, L5 एंड L1 to L5। करवट लेना मेरी ओर। इस तरफ, इस तरफ। पोजीशन ऑफ द पेशेंट, एक पैर फ्लेक्शन में ऊपर वाला है, नीचे वाला पैर पूरा रोटेट करेंगे फ्लेक्शन में। लंबर स्पाइन को न्यूट्रल कर देंगे। ये लंबर स्पाइन न्यूट्रल हो गया। पेशेंट के हाथ को ऐसे होल्ड करवा लेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट दे देंगे, एक पिलो दे देंगे कि उसका हेड न्यूट्रल में हो जाए। असेसमेंट आप लोगों ने कर रखा है L4, L5। फॉर एग्जांपल L4, L5 में स्लिप डिस्क है या डिस्क हर्निएटेड है, डिस्क बल्ज है, तो पहले पुशिंग मेथड करके असेसमेंट करेंगे, पुश करने में दर्द हो रहा है क्या। सर म्यूट हो गया माइक आपका। सर माइक म्यूट हो गया। ट्रांसफर प्रोसेस पकड़ूंगा एंड पेशेंट को पूरा रोटेट करूंगा। ब्रीद इन करने को बोलूंगा, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड ट्रस्ट कर देंगे। अब पेशेंट को दूसरी ओर टर्न करने को बोलेंगे। नाउ L5 को रोटेट कर दिया हमने न्यूट्रल पोजीशन में। कौन बच गया? L4। L4 को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे कि L4, L5, L1, L2, L3 सभी को एक साथ मैनिपुलेट कर रहे थे। इस एडवांस मेथड में हमने क्या किया, सिर्फ L4 और L5 पे काम किया। फॉर एग्जांपल L4, L5 एक इस तरफ रोटेटेड था, एक इस तरफ रोटेटेड था। मैंने क्या किया, एक को न्यूट्रल करा, दूसरे को दूसरी तरफ से न्यूट्रल कर दिया। एक बार फिर अदर एंगल से दिखा देता हूं मैं। ये L4 है, ये L5 है। ये ट्रांसफर्स प्रोसेस, ये दूसरे का ट्रांसफर्स प्रोसेस। L5 का ट्रांसफर्स प्रोसेस इस तरह से रोटेटेड था, L4 का ट्रांसफर्स प्रोसेस इस तरह से रोटेटेड था। मैंने क्या किया, L5 को लेफ्ट साइड से पुश किया, न्यूट्रल हो गया। L5 को लेफ्ट साइड से पुश करके न्यूट्रल कर दिया। L4 को राइट साइड से पुश करके न्यूट्रल कर दिया। उसके बीच का जो डिस्क है वो अपने आप सेट कर दिया।
अभी तक किसी को कोई क्वेरी आ रही है? सर L5 में नर्व कंप्रेस रहेगा तो क्या करेंगे? यही तो मेथड है। L5 में नर्स कंप्रेशन है, मतलब क्या है, वहां पे स्लिप डिस्क है, डिस्क बल्ज या हर्निएटेड डिस्क है, तो L5 का नस दबेगा, उसको इसी मेथड से क्लियर करने का है। नस पे काम नहीं कर सकते आप लोग डायरेक्ट, आप लोग डिस्क पे और हड्डी पे काम कर सकते। ओके। आपने अटेंड किया था मेरा वर्कशॉप? नहीं सर। नहीं सर, अभी आने वाले हाँ, हो नासिक में। तो हाँ, तो वो थोड़ा सा उसमें वर्कशॉप अटेंड करेंगे ना, तब आपको वो सारी चीजें क्लियर होगी कि किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो डिस्क सेट होगा या नस निकल जाएगा। नस पे डायरेक्ट काम नहीं करते, हड्डी पे काम होता है। बैच में पहले जो तो थे उन सिर्फ लोगों को पहले सिर्फ स्टेप करते थे, अंदर क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता हाँ, था। सर वो और फिर मैं स्पेसिफिक रोटेशन तो लंबर का मालूम ही नहीं था कि L4 L5 वो स्पेसिफिक हो रहा है, बस जर्क दिया तो जो हो रहा है अंदर मालूम ही नहीं, हो गया पेन रिलीफ। हम लोग ऐसा अभी स्पेसिफिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं। L4 L5 का मैनिपुलेशन किया, सिर्फ L4 L5, L3 से L1 से L3 को हमने छोड़ दिया अभी। ठीक है, अभी L1 से L2 देख लेंगे। फिर से इस तरफ टर्न करना, अगेन सेम पोजीशन में लिटाएंगे पेशेंट को, फ्लेक्शन में डालेंगे, हाथ होल्ड करवा देंगे, स्पाइन को न्यूट्रल कर दिया। कहाँ पे काम करना है हम लोगों को? L3 L4, ये L3 है एंड ये L4 है। असेसमेंट करके देखा, L3 एक डायरेक्शन में रोटेटेड है, L4 दूसरे डायरेक्शन में रोटेटेड है। L4 को स्पाइनस प्रोसेस को पकड़ा एंड सरक दिया। दूसरी तरफ से L3 के स्पाइनस प्रोसेस को पकड़ेंगे, दूसरी तरफ से L3 के स्पाइनस प्रोसेस को पकड़ेंगे एंड अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट कर देंगे। इसी तरह L1 L2 का स्पाइनस प्रोसेस भी इसी तरह से मैनिपुलेट होगा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक डीरोटेशन ऑफ स्पाइनल सेगमेंट। बैच में जो लोग थे उनको कोई डाउट? सर वो इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन का जैसे हाँ, इनडायरेक्ट इनके मैनिपुलेशन का एक डिमोन्स्ट्रेट कर देते हैं। इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन में मैंने क्या बताया था, वो खेल जो खिलाया था उसमें, अभी जैसे दो बच्चियों को हाथ पकड़वा के खड़ा किया था, उसमें बोला था कि बीच में जॉइंट में टेंशन क्रिएट हो रहा है, उस टेंशन पे यदि काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इनके घुटने में दर्द है, नी जॉइंट में पेन है, सूजन आ रखा है, यदि मैं यहीं पे सारे पटेला मैनिपुलेशन करूंगा, पकड़ के नी जॉइंट को मैनिपुलेशन करूंगा, तो ऑलरेडी जो इंजर्ड जॉइंट है वो और इंजरी में चले जाएगा, और पेशेंट बोलेगा दूसरे दिन आके आपने सूजन बढ़ा दिया, मेरा दर्द बढ़ा दिया। इससे बेटर है हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पे काम करें। किस पेशेंट को? जो पेशेंट रिलक्टेंट है, जो पेशेंट डायरेक्टली जॉइंट पे हाथ नहीं रखने दे रहा है दर्द के कारण, उस पेशेंट में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पे काम करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, हम लोग आजू बाजू के जितने जॉइंट है, जैसे ये एंकल जॉइंट है, फिंगर्स है, इन पे मैनिपुलेशन का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ये डीआईपी पीआईपी मैनिपुलेशन किया, ये नेविकुलर मैनिपुलेशन किया हुआ है। आप बैच में जो लोग आए उनको पता होगा नेविकुलर मैनिपुलेशन क्या हुआ है। इसके बाद हम लोग इसके घुटने के ऊपर जितने जॉइंट है उनके मैनिपुलेशन करेंगे। कौन सा जॉइंट है यहाँ पे? हिप जॉइंट। एक मेथड सिखाया था मैंने हिप जॉइंट का, पुश एंड पुल मेथड। पुश करो, आउट बाहर की तरफ धक्का देना, और धक्का देना, ताकत लगाना एंड रिलीज करना, फिर से धक्का देना बाहर की तरफ एंड रिलीज करना। इसी तरह से अंदर की तरफ पुश कर, ताकत लगा के एंड छोड़ना, फिर से पुश करना एंड छोड़ देना। ये एक हिप जॉइंट का मैनिपुलेशन मैंने सिखाया था, सर इनडायरेक्ट एवियन मेथड। वाले पेशेंट के लिए कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, एवियन वालों में बहुत सेफ मेथड है। हम्म। उल्टा लेटो, पोस्ट एंटीरियर मैनिपुलेशन ऑफ हिप जॉइंट, उल्टा, पूरा उल्टा। पोस्टीरियर मैनिपुलेशन ऑफ हिप जॉइंट मैंने सिखाया था, एंटीरियर मैनिपुलेशन ऑफ हिप जॉइंट सिखाया था, एंटीरियर डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में थ्रस्ट देने का। ठीक है, अगेन, ठीक है,
इसके बाद एक्सटेंशन में हिप जॉइंट को लिया एंड अगेन ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ में मैनिपुलेशन कर दिया। ठीक है, सीधे लेट जाओ। एक मैनिपुलेशन और सिखाया था मैंने, हिप जॉइंट को होल्ड करने का, एंटीरियर डायरेक्शन में हिप जॉइंट को पुश करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ठीक है, ये सारे इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन है, मैंने घुटने पे अभी तक काम नहीं किया। लेकिन जब पेशेंट को इसके बाद बोलेंगे कि अब पेन कैसा है आपका घुटने का, तो पेशेंट अपने आप बोलेगा कि मेरा पेन घुटने का कम हो चुका है, क्योंकि घुटने पे काम ही नहीं किया, आजू बाजू के सारे जॉइंट्स को मैनिपुलेट करके इस जॉइंट का टेंशन फ्री कर दिया। सर डायरेक्ट मैनिपुलेशन नेक्स्ट विजिट में कर सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट मैनिपुलेशन नेक्स्ट विजिट में जब उसका सूजन कम हो जाएगा पेशेंट का, इनडायरेक्ट मेथड आपने यूज करी, उसका सूजन कम हो गया, पेशेंट को बोलो आइसिंग करने का इस जॉइंट पे, 2 दिन अच्छे से आइसिंग करेगा, उसका सूजन कम हो जाएगा, देन आप डायरेक्ट मैनिपुलेशन पे जा सकते। पेन और सूजन के वजह से 80% पेशेंट फिर नेक्स्ट विजिट को आने के लिए डरते हैं। हाँ, वो आप डायरेक्ट यदि काम करेंगे तो पेशेंट दूसरी बार आपके पास आएगा ही नहीं। यहाँ पे सूजन है, आप इसी को हिला हिला के मूव करेंगे, यहीं पे सब चेक भी करेंगे, तो पेशेंट दूसरी बार आएगा ही नहीं। इनडायरेक्ट में आप करेंगे तो पेशेंट 100% दूसरी बार आपके पास लौट के आएगा। चलिए, इनडायरेक्ट में पहले बिलीव ही नहीं था, कि हमें लगता था कि जैसे घुटने का है तो घुटने पे ही काम करना पड़ेगा ना, ऐसा लगता। हाँ नहीं, इनडायरेक्ट मेथड में कैसे काम होता है, वो जो खेल खिलाया था, वो जो गेम खिलाया था फर्स्ट डे पे मैंने, है ना, उस वो ही सब बॉडी के अंदर हो रहा है। या जिन्होंने नहीं देखा तो वो दो लड़कियों ने अभी हाथ पकड़ा था, जॉइंट में टेंशन क्रिएट हो गया, है ना, वो जॉइंट पे टेंशन क्रिएट हो गया, उस पर मूव करोगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, फॉलोअप के लिए पेशेंट नहीं आते थे, अभी आने लगे फॉलोअप के लिए। हाँ, फॉलोअप के लिए 100% पेशेंट आएंगे आपके पास, क्योंकि आप सेफ मेथड में काम कर रहे हैं, इसमें इंजरी होने का कोई चांस ही नहीं है। अब सर्वाइकल स्पाइन के मैनिपुलेशन देख लेते हैं। एडजस्टर मेथड तो हमने देख लिया, ठीक है। C6, C7, T1 का मैनिपुलेशन उल्टा लेटा के जो किया था क्रॉस हैंड में, उसके बाद हम बढ़ते हैं अब C5, C4, C3, 3 और सेगमेंट लेते हैं। पहले लिया था T1, C7, C6, अब 3 उसके ऊपर के सेगमेंट लेंगे, C5, C4 एंड C3। असेसमेंट करने के बाद में पेशेंट का हेड को फ्लेक्स करने का, देन अपनी फिंगर से असेसमेंट करो किस सेगमेंट में उसको पेन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस सेगमेंट इज पेनफुल, दिस इज C4 एंड C5 सेगमेंट। यहाँ के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे अपनी इंडेक्स फिंगर को प्लेस करने का, पेशेंट के हेड को, दूसरा हाथ डायरेक्शन हैंड है, दूसरे हाथ से मैं डायरेक्शन देने वाला हूं, रोटेशन डायरेक्शन, फ्लेक्शन में राइट रोटेशन, ठीक है, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड का सर्वाइकल स्पाइन C5, C4 ट्रीट कर रहा हूं, तो पेशेंट का हेड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा। पेशेंट को रिलैक्स होने को बोलो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, एंड थर्ड ब्रीद आउट में मैनिपुलेट करने का। अभी तक आप क्या करते थे, आप दोनों ही साइड में गर्दन उठा के इस तरफ भी मूव कर देते हैं, इस तरफ भी मूव कर देते हैं। स्पेसिफिक मैनिपुलेशन में प्रॉपर असेसमेंट करके जिस तरफ जरूरत है उसी तरफ का ही ट्रीटमेंट होगा। मैंने एक ही तरफ ट्रीटमेंट करा, ये इसका पेन चले गया, मैं इसको इधर ही छोड़ दूंगा, मैं आगे मैनिपुलेट दूसरे डायरेक्शन में नहीं करने वाला। ठीक है, मुझे लगता है कि इस तरफ भी कुछ प्रॉब्लम है, C2, C3 देख लेंगे, यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इस तरफ का C2, C3 के ट्रांसफर्स प्रोसेस पे, C3 के ट्रांसफर्स प्रोसेस पे इंडेक्स फिंगर रख के, दूसरे हाथ से डायरेक्शन दे के, फ्लेक्शन एंड रोटेशन, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इंडेक्स
फिंगर से पुश करना है, लीवर बनाना है, लीवर एंड फलक्रम मेथड याद करो, लीवर बनाना है। तो मैं जो लीवर बनाऊंगा वो दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर, जिसको मैं ट्रांसवर्स प्रोसेस पे रखने वाला हूँ C3 एंड C4। तो मेरा जो इंडेक्स फिंगर है वो C4 के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे है, सॉरी C3 के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे है, बिकॉज आई एम ट्रीटिंग C2 एंड C3। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड थ्रस्ट। आवाज आए नहीं आए कोई परवाह नहीं, मेरे लेक्चर जिसने अटेंड करे हैं उनको पता है आवाज निकालना जरूरी नहीं है, आवाज टूटने की भी आ सकती है। आपका मेन एम है जॉइंट की फॉल्ट को ठीक करना, ना कि आवाज निकालना। यहाँ पे हमने जॉइंट के फॉल्ट को ठीक किया है, उसके पोजीशन जो खराब थी उस पोजीशन को ठीक किया है। ठीक है, तो आपने देखा स्पेसिफिक मैनिपुलेशन क्या है, इस तरफ का C5 C4 ठीक किया एंड इस तरफ का C4 C3 ठीक किया। अभी तक आप क्या कर रहे थे, दोनों ही साइड क्लिक कर देते थे, इधर भी C4 C5 C6 आपने रोटेट कर दिया, इधर से भी C5 C6 C4 रोटेट कर दिया, तो काम क्या हुआ, दोनों ही साइड से तो रोटेट हो गया, तो ट्रीटमेंट तो हुआ ही नहीं, सिर्फ आपने आवाज निकाल लिया था, लेकिन ट्रीटमेंट अभी हुआ। सभी को समझ में आ गया? जी। किसी को कोई डाउट सर्वाइकल स्पाइन में? प्रैक्टिस से बैच होगा। वालों प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसने बैच अटेंड किया था? सर एक बार प्लेसमेंट ऑफ इंडेक्स फिंगर पर्टिकुलरली फॉर C1 C2 C3। हाँ, C1 C2 अभी मैंने बताया ही नहीं है। नहीं सर, अभी मैंने C3 सिर्फ, C4 का बताया आपने, उसकी प्लेसमेंट सर इंडेक्स फिंगर की। हाँ इंडेक्स फिंगर के प्लेसमेंट। हाँ बैठ जा। फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट लेटा हुआ है, मेरा जो इंडेक्स फिंगर है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस पे रहेगा, ये C6 का स्पाइनस प्रोसेस, ये C6 का ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये C5 का स्पाइनस प्रोसेस, ये C5 का ट्रांसवर्स प्रोसेस। मेरा जो इंडेक्स फिंगर रहेगा वो इन ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर रहेगा, इस तरह से। समझ में आ रहा है सभी को, दिख रहा है? यस। ठीक है, यहां से ये दूसरा हाथ जो है मेरा वो डायरेक्शन देगा और इस तरह से मूवमेंट रहेगा, और ये जो है लीवर का काम करेगा, यहां से पुश करूंगा मैं। अब हम बढ़ेंगे C2 एंड C1 के ट्रीटमेंट में। बहुत क्रिटिकल चीज है, मैंने मेरी वर्कशॉप में C1 का ट्रीटमेंट डायरेक्ट मेथड नहीं सिखाया है, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की मेथड। यदि C1 गलती से आपने गलत तरीके से क्लिक कर दिया या मिस डायरेक्शन में अलाइन कर दिया तो पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट पैरालाइज्ड हो सकता है। इसलिए डायरेक्ट मेथड मैंने C1 का मेरे वर्कशॉप में नहीं सिखाई, इनडायरेक्ट मेथड से मैंने C1 का ट्रीटमेंट सिखाया था, तो वो हम लोग रिवाइज करेंगे। एंड C2 भी जिसको डायरेक्ट मेथड है C2 का, वो मैं सिखा देता हूँ। उल्टा लेट जा, सिर नीचे लटका के, ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिब्रा है। थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, हाँ बस। दिस इज C1 एंड दिस इज C2, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। C2 का मैनिपुलेशन इस तरह से सिखाया था, स्पाइनस प्रोसेस जो है C2 का, उस पे थंब रखने का एंड ग्लाइडिंग मेथड, ग्लाइड एंटीरियर डायरेक्शन, ग्लाइड इन एंटीरियर डायरेक्शन, डायरेक्ट करो एंटीरियर डायरेक्शन में 10 to 15 टाइम। ठीक है, C1 को भी इसी तरह से 10 to 15 टाइम्स एंटीरियर डायरेक्शन में ग्लाइड करने का। इसको मैं एक मॉडल में दिखा देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बेटा वो स्पाइन का मॉडल या रीढ़ की हड्डी
देखिए, सबसे पहले तो एनाटॉमी देख लेते हैं C1 C2 की। C1 जिसको हम लोग एटलस बोलते हैं, एंड C2 जिसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। C1 जिसको हम लोग एटलस बोलते हैं, एंड C2 जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। आप देखेंगे C1 में ट्रांसवर्स प्रोसेस रहता है, स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता। C2 में स्पाइनस प्रोसेस होता है लेकिन ट्रांसवर्स प्रोसेस नहीं होता। तो जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ C2 का, वो स्पाइनस प्रोसेस पे था, ग्लाइडिंग इन एंटीरियर डायरेक्शन। एंड C1 का जो ट्रीटमेंट था वो 2 उंगलियों से कर रहा था मैं, वो मेरा हाथ था दोनों ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, ग्लाइडिंग इन एंटीरियर डायरेक्शन। फिर से बता देता हूँ, C2 का जो ट्रीटमेंट था वो थंब से था, स्पाइनस प्रोसेस पे, ग्लाइडिंग इन एंटीरियर डायरेक्शन। एंड C1 का जो ट्रीटमेंट था वो था ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, 2 उंगलियों से एंटीरियर डायरेक्शन में ग्लाइड करना। दिस इज सेफ मैनिपुलेशन ऑफ C1 एंड C2। हम लोग यदि क्लिक करने जाएंगे C1 और C2 में तो डैमेज हो सकता है। उस डैमेज को बचाने के लिए दिस इज सेफ मेथड, ग्लाइडिंग मेथड। रिजल्ट वही आने वाला है जो मैनिपुलेशन मेथड से आएगा, बट दिस इज अ वेरी सेफेस्ट मेथड। एनीबॉडी इज हैविंग डाउट? बैच वाले स्टूडेंट्स कुछ डाउट है? सर्वाइकल स्पाइन पूछो डाउट। प्रैक्टिस कौन करते हैं? जो प्रैक्टिस करते हैं उनको डाउट आते हैं। सर एक पूछना था, अगर किसी का हाँ जी। नेक अगर है, समझो फ्लेक्स है पूरा, मीन्स पूरा हाँ। जाम हो चुका है, मूवमेंट हो नहीं रहा, पूरा हम्म। पूरा कड़क हो गए, तो उसको कर सकते हैं क्या? कंडीशन बोलो, कौन सा कंडीशन है, कौन सी बीमारी है? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है उसको? पेशेंट जो है ना, तो पूरा उसका बॉडी जो स्टिफ हो गया, पूरा बॉडी स्टिफनेस है। हाँ, वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन है। बैम्बू स्पाइन उसमें हो जाता है, उसमें मूव नहीं होता है। ये पूरा स्पाइन जो है बैम्बू के जैसे चिपक जाता है, फ्यूज हो जाता है। उसमें हाँ आप ये वाला मैनिपुलेशन नहीं करना, आप एडजस्टर मेथड से यूज करो। जो आपको एडजस्टर मेथड सिखाया था उससे हाँ आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सेफ मेथड यूज करो। यदि आप फ्यूज स्पाइन को क्लिक करने जाएंगे तो वहां पे लिगामेंट टूट जाएगा। ओके। ठीक है, तो एडजस्टर मेथड यूज करो। आपको दोनों ही मेथड सिखाया है। ओके सर सर अगर कोई पेशेंट के L5 S1 में जहाँ ट्रांसफर प्रोसेस है, हाँ जी। वहां से अगर फाइबर क्रिएट हो गया तो फिर उसमें कैसे करेंगे? क्या क्रिएट हो गया? जैसे फाइबर, जैसे कैलकुलम क्रिएट हो जाता है ना सर। नहीं समझा मैं क्या। मसल का सर मसल कैल्सिफिकेशन हार्डनेस हो जाता है Calcification। L5 S1 में, या फिर L3 L4 में, यानी मसल हार्ड हो जाता है बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मसल हार्ड हो जाता है सर, जैसे बाम्बू स्पाइन के जैसे हो जाता है पर्टिकुलरली। वो 2-3 मसल, हाँ। 2-3 स्पाइन में। देखो, वर्टिब्रा यदि आप लोग को लग रहा है कि ये स्पाइन में मूवमेंट है, असेसमेंट करके देख लो, पहले स्पाइन की मोबिलिटी चेक कर लो। यदि मोबिलिटी है उस पेशेंट में, स्पाइन के सेगमेंट मूव हो रहे हैं, तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो। यदि मूव नहीं हो रहे हैं, बहुत टाइट स्पाइन, मसल्स उसका बहुत कड़क है या टाइट है, तो उसमें पहले तो एसटीटी करो, मायोफेशियल रिलीज करो, उसके बाद में एडजस्टर मेथड यूज करो टू बी ऑन द सेफ साइड। मैनिपुलेशन करने से पहले सोचना है 3 बार। हाँ, मैनिपुलेशन करने को अलाउ है, बट डायरेक्ट मैनिपुलेशन आप जो करेंगे ना, जो चटकाने वाला, उसमें पेशेंट को इंजरी हो सकती है। इसलिए आपको डाउट आ रहा है कि पेशेंट का स्पाइन बहुत टाइट हो रहा है या मसल्स बहुत टाइट है, तो पहले तो एसटीटी करके रिलीज कर दो, उसके बाद इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन एडजस्टर मेथड से कर लो। पेशेंट छोड़ना नहीं है, लेकिन सेफ मेथड में काम करना है। सर जैसे एक्सरे में क्या दिख रहा है, उसके ट्रांसफर प्रोसेस जो है हाँ, इनके, उसके ऊपर जैसे कैलकुलम जैसे एक दूसरे को कनेक्ट हो गए। हाँ, वो फ्यूजन है, वो एनकाइलोजिंग हाँ स्पॉन्डिलाइटिस है, वो फ्यूज हो गया। हाँ। फ्यूज हो गया तो उसको छोड़ दो, आप सिर्फ एडजस्टर मेथड यूज करो, उसमें डायरेक्ट मैनिपुलेशन मत करो आप, वो टूट जाएगा। जी, वही बोल रहा था, टूटने का डर है ना हाँ मैनिपुलेशन में। हाँ, वो टूट जाएगा एनकाइलोजिंग फिर स्पॉन्डिलाइटिस का केस है। सर लेफ्ट का पैर जो है वो नजदीक नहीं आ रहा है, बैठने के लिए पेशेंट बोल रहा है मैं मांडी वगैरह जैसे आप बैठे हो उस कंडीशन में बैठ नहीं सकता। वो एवीएन का केस हो सकता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट। उसको क्या करेंगे फिर? आपने बैच अटेंड किया था मेरा? नहीं किया। बोरखंड में किया था।
अच्छा अच्छा। करना है। बोरखिंड में मैंने एक मेथड बताया था ना, एवीएन का, जो कश्मीरी जो था एक बंदा, उसने पूछा था, उसका एक पेशेंट था। आपने जी वीडियो लिया होगा ना उधर? नहीं सर। किधर गए थे, चाय पीने गए थे क्या? देखो वो आलती पालती नहीं मान सकता, मतलब हिप जॉइंट उसका लॉक है, उसका फ्यूज है या एवीएन में है, ठीक है। उसके लिए मैंने बोरखिंड में एक मेथड बताया था, पेशेंट को बोलने का, यहाँ पे दोनों नी जॉइंट पे धीरे धीरे पुश करना है, 7 सेकेंड के लिए होल्ड करना है एंड देन रिलीज करना है। पुश 1 2 3 4 5 6 7 एंड रिलीज, पुश 1 2 3 4 5 6 7 एंड रिलीज अगेन। यहाँ पे अब मोबिलिटी आ जाएगा उसका, 3-4 बार आप पुश करोगे तो फिर थोड़ा सा और प्रेशर लगा के पुश करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड रिलीज, फिर थोड़ा और प्रेशर लगा के पुश करो, 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड का होल्ड एंड रिलीज। इससे धीरे धीरे 7 डेज के ट्रीटमेंट में उसका पलाटी या आलती पालती लगने लग जाएगा। सर वो जो नी है ना, अभी नी जो है, नी ऐसा नजदीक में नहीं आ रहा है उनका, समझो। तो पहले नी जॉइंट को ट्रीट करो। पहले नी जॉइंट को ना, क्योंकि वो भी हाँ ऐसा नी जॉइंट। देखा जाए, देखने के बाद ऐसा पूरा टेंडरनेस ऐसा लगता है कि पूरा कड़कनेस उसमें आया है, पूरा स्टीफ है। हाँ, तो पहले फिर नी जॉइंट को ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हिप जॉइंट पे आना पड़ेगा। ओके। एसटीडी भी देना पड़ेगा ना सर पहले? हाँ, मायोफेशियल रिलीज, एसटीटी सब कुछ देना पड़ेगा उसमें। ठीक है। सर वर्टिब्रा में कैल्सिफिकेशन अगर आ गया है तो उस टाइम कायरो कर सकते क्या अपन? ये एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आप लोग एडजस्टर पूछ से रहे करना हैं। है ना? एडजस्टर से करना है। वुडन एडजस्टर जो बताया सर, हाँ से करना है। ठीक है सर। उसको मरोड़ना नहीं है, उसको ट्विस्ट नहीं करना है, ब्रेक हो जाएगा। वो होता ही नहीं है, नॉर्मल हैंड से करने जाएंगे कुछ नहीं होता है, वो पूरा बैम्बू स्पाइन जैसा लगता है। फिर भी अगर जोर लगाएंगे तो फिर तकलीफ हो जाएगी। एडजस्टर मेथड आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एडजस्टर मेथड तो आता ही है, एडजस्टर मेथड से कर दो। सर अभी मेरे 95% पेशेंट भी आप बोलेंगे तो सिर्फ एडजस्टर से ही मैं कर हाँ, रहा हूँ। सेफ मेथड है ना, कुछ सोचने का ही नहीं है उसमें, कोई डैमेज तो होता नहीं है। तो आप किसी भी पेशेंट में, भले हर्निएशन का केस हो या सिक्वेस्ट्रेशन का केस हो, आपको लग रहा है कि पेशेंट का दर्द बढ़ सकता है तोड़ने मरोड़ने से, तो एडजस्टर मेथड पे चले जाओ, उससे भी सेम रिजल्ट मिलता है। देखो, वो आवाज जो निकालने कैंप, के लिए है ना, आवाज निकालने के लिए आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं कि तोड़ के पेशेंट को दिखाना है कि आवाज निकालना है। आप पेशेंट का इलाज कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, तो आप सेफ मेथड का यूज करो। जो कैंप लेते हैं ना सर हम लोग, तो हाँ एक दिन में उसमें, 100 पेशेंट आ जाते हैं, तो फिर हाँ एडजस्टर एडजस्टर से ही मेथड से दो बहुत। 3 मिनट में एक एक पेशेंट को रिलीज करते हैं। आवाज 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 चला गया सर, आवाज म्यूट हो गया सर, आवाज नहीं आ रहा आपका सर, आवाज आवाज नहीं आ रहा आपका, आवाज नहीं आ रहा है। डिस्कनेक्ट हो हाँ गया अभी क्या? हाँ नहीं नहीं, हाँ आवाज नहीं आ रहा था। वो जो हेडफोन आप यूज करते हैं ना सर, ब्लूटूथ वाले, हाँ हाँ हाँ। हाँ वो जब हिलता है ना इधर म्यूट हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो मैं गन बोल रहा था कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गन आती है, एडजस्टर गन, वो ले लो। नहीं अफोर्ड कर सकते तो वुडन एडजस्टर ले लो। वुडन एडजस्टर का ऑनलाइन में मंगवाते हैं, टूट जाता है सर। मैंने अभी बनवाने के लिए दिया है, जिन जिन का रिक्वायरमेंट है, अभी ट्रेनिंग में हेलो। भी लोग आएंगे तो मैं हाँ दूंगा। हाँ सर ठीक मैं है। हाँ जी ज्ञान बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ ज्ञान तो प्रकाश, सर वो बोलिए बोलिए। इलेक्ट्रॉनिक और एडजस्टर वो कितने तक आएगा? यार वो अलग अलग साइट्स पे अलग अलग रेट्स हैं उसके, आप ज्यादा हाई क्वालिटी, हाई हाई प्राइस पे मत जाना। 10,000 जी 12,000 में अच्छा एडजस्टर मिल जाता है। मैं उसका देख लूंगा, लिंक कोई मेरे पास मिलेगा तो मैं आपको जी फॉरवर्ड जी कर। सर, जो सर इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक का प्रॉब्लम क्या है, उसमें आप कितना फोर्स देना है या कितना स्पीड देना है वो एडजस्ट नहीं होता उससे। ठीक है, वो एक ये प्रॉब्लम है, वुडन देखो वाला मशीन सबसे मशीन बेस्ट होता है, है। वुडन वाला सबसे बेस्ट है। उसमें तो
इंजरी का चांसेस है मशीन में, उसके लिए बहुत सॉफ्ट हैंड लगता है। नहीं तो ये जो मैनुअल वाला बेस्ट है या फिर वो गन वाला? मैनुअल ही बेस्ट है। मैनुअल बेस्ट है। हाँ तो मशीन सर को वो नहीं पता जो ना कितना प्रेशर लगाना है। पेशेंट के हिसाब से वुडन, आप फोर्स कम ज्यादा कर सकते हैं। हाँ सही है। तो वुडन वाला सर जो लिंक होगा सर तो सेंड कर दीजिएगा। वो टूट सर जाता वो है लिंक ऑनलाइन वाला में मत जो लो। खरीदते हैं। चाहिए ना, आप हाँ मुझे बोल दो, मैं बनवा रहा हूँ कारपेंटर से, मैं भेज दूंगा सब स्टूडेंट को। बोलना है ही सर, वो हमारे लिए वो 2 क्या कर होता है दीजिएगा सर, सर। ऑनलाइन वाला मंगाया, उसकी एजेस इतनी शार्प होती है, पेशेंट को चुभती है, और वो डिफेक्टिव पीस ही भेज देते हैं, मतलब नहीं सर आप सिमेट्रिकल भी वो नहीं जो होते वो। आप जहाँ से लेते हैं हमको आप वहीं से दिलवा दीजिए। लेते नहीं, वो बनवा दिया है कारपेंटर। मतलब वही जो बनाते हाँ हैं जैसा भी। करेंगे करेंगे बब- वो जो भी और होगा। रजत सर, हाँ जी। मेरे राइट लेग पे जो एंकल जॉइंट है उसके हाँ कैल्केनियम हाँ बोन के पीछे, वो हाँ। अभी करीब 1 हफ्ते से दर्द है चलने फिरने में। अच्छा अच्छा, पहले तो अपना वो प्रॉब्लम जो ट्रीट किया था यहाँ पे वो कैसा है आपका? ये तो ठीक है, ये सर्वाइकल सर्वाइकल। वाला तो हाँ ये काफी हद तक 90% इम्प्रूव हो गया। हाँ तो पहले तो स्टूडेंट को वो फीडबैक दो अपना, कैसे किस मेथड से ठीक हुआ, एक ही दिन में ठीक हो गया इस मेथड से, जो नए स्टूडेंट है ना अपने, ताकि उनको मोटिवेशन मिलेगा, जी बैच वालों को भी मोटिवेशन हाँ मिलेगा कि अपना टेक्निक काम करता है। सर वो वीडियो जो मैंने बनाया ना, इसमें सर का केस स्टडी है, मैं चालू हाँ करूँ क्या हाँ वो हाँ। वीडियो? नहीं नहीं, वो सबको भेज देना, अभी टाइम वो होगा ना, सबको भेज दीजिएगा वो। आशीष तो वो सर। इनडायरेक्ट मेथड से ट्रीट किया था इनको। तो वो जो जी कैल्केनियम आशीष के सर। पीछे जो पेन आ रहा है ना आपको, जी। वो देखो कैल्केनियम स्पर तो नहीं है कहीं आपको? कि ये बीच बीच में होता है, कभी 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 नहीं होता, ये ऐसे वाला है। सर इनका तो सॉफ्टवेयर होगा ही चेक। ना, इनका लेग फुट मतलब फ्लैट फुट का एक्सरसाइज प्रॉब्लम तो कर नहीं इनको? लेता हूँ, आपका स्ट्रेचिंग शूज चेक कर एक्सरसाइज लो। करता हूँ तो फिर उससे आपका जूता चेक करो ना, शूज चेक करो ना, उसमें गड़बड़ तो नहीं है? अभी एक जो शूज लिया था वो थोड़ा सा टाइट था, और उसको जब हाँ पहने हैं तभी से ये हुआ है। तो एक काम करो, है ना, आपको जी। काफ रिलीज करते आता है? तुषार सर ने एसटीटी काफ बताया था ना, काफ काफ का। काफ मसल्स हाँ हाँ आता है। है ना, मायोफेशियल रिलीज आता है ना काफ मसल का, हाँ जो वो हाँ क्लास हाँ में सीखा था हमने, सेल्फ वो कर रिलीज लो। टेक्निक बताया था ना? हाँ सेल्फ रिलीज वो कर लो, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। जी। पर सर एक इनका बार सर फ्लैट फुट रिपीट का कर दीजिए। प्रॉब्लम है, ये आर्च डालेंगे शूज में तो भी चलेगा, आर्च वाला चप्पल यूज करेंगे तो भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, कोई इशू नहीं। सेल्फ सर एसटीटी कर आशीष लो, सर। ठीक हो जाओगे। आशीष सर सर। ये उमेश एक्चुअली सर, सर हा एक्चुअली जब फक्त चेक किए थे आपने फ्रोझन शोल्डरचं काही सांगितलं नाही सरांनी. फ्रोजन शोल्डर। सर वो सर फ्रोजन शोल्डर का पूछ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं? आता है थोड़ा सा। फ्रोजन शोल्डर कैश बैच वाले पूछ रहे हैं कि अपना। नहीं ना सर, हाँ वो तो बैच में कवर करेंगे, हाँ बैच वाले नहीं, फ्रोजन बोरफिन शोल्डर। के बैच वाले हैं। अच्छा बोरफिन वाले हैं हमें. फ्रोजन शोल्डर में देखो क्या करने का है, मैं एक बार एसटीटी डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। फ्रोजन शोल्डर में सबसे पहले तो असेसमेंट कर लो आप लोग, है ना, ये फ्लेक्शन का रेंज कितना जा रहा है, फॉर एग्जांपल इतना ही जा रहा है, या एबडक्शन का रेंज इतना ही जा रहा है, और एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन का रेंज जो है वो इतना ही जा रहा है। ठीक है, ये सारा रेंजेस आप लोग अपने लेवल पे असेसमेंट कर लेंगे। बाकी तो जब बैच अटेंड करेंगे तो सारा असेसमेंट में सिखाऊंगा ही आपको, है ना। मैंने एक 2 मेथड बताया था फ्रोजन शोल्डर में ट्रीट करने के लिए, एक थ्रस्ट मेथड बताया था, एक मायोफेशियल रिलीज एसटीटी मेथड बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले एसटीटी मेथड देख लेते हैं। पेशेंट के हैंड को मिड फ्लेक्शन या मिड एबडक्शन पोजीशन में होल्ड कर देने का। ठीक है, ये डेल्टॉइड मसल है, मिडिल डेल्टॉइड, यहाँ पोस्टीरियर डेल्टॉइड, यहाँ एंटीरियर डेल्टॉइड,
यहाँ इंफ्रास्पाइनेटस, ये सुप्रास्पाइनेटस, यहाँ पेक्टोरलिस माइनर, यहाँ पेक्टोरलिस मेजर। ये सारी मसल जो है इस पे एसटीटी मेथड हम लोग यूज करेंगे। ऑयल या कोई ऑइंटमेंट अप्लाई करके इसके बाद उसको एक एक मसल्स को रिलीज करने का है। ये रिलीज करने के बाद छोड़ दे, थ्रस्ट मेथड देख लेते हैं। पेशेंट के हैंड को फ्लेक्शन में लिया, एल्बो को फ्लेक्शन में लिया, शोल्डर को न्यूट्रल में लिया, स्कैपुला को पीछे से होल्ड किया, एंड एक है डायरेक्शन हैंड, एक है रीइंफोर्समेंट हैंड। जिसने बैच अटेंड किया उसको पता है रीइंफोर्समेंट हैंड एंड डायरेक्शन हैंड। ये मेरा डायरेक्शन हैंड, ये रीइंफोर्समेंट हैंड। पेशेंट को बोला ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ब्रीद इन के साथ में अपवर्ड मूवमेंट करते जाएंगे, अपवर्ड अगेन, ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ में और अपवर्ड मूवमेंट किया। थर्ड में, तीसरे में ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ में थ्रस्ट दे दिया। ठीक है, ये हो गया सुपीरियर ग्लाइड। इसके बाद पोस्टीरियर ग्लाइड सिखाया था मैंने, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ में पीछे की तरफ थ्रस्ट। एक मैंने सिखाया था एंटीरियर ग्लाइड, इधर से दिखाना, एंटीरियर डायरेक्शन में ग्लाइड देंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स। इतने ही थ्रस्ट मैंने फ्रोजन शोल्डर में दिखाए थे। ये दो मेथड से आपका फ्रोजन शोल्डर विद इन 5 to 7 सिटिंग्स ठीक हो जाएगा। अगेन कोई डाउट आ रहा है इसके बाद? सर ये तो बैच अटेंड नहीं किया था, वो डिटेल में बैच में इस मेथड को सिखाएंगे, बट अभी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है फ्रोजन शोल्डर के लिए, वो मैंने एक आइडिया दे दिया है आपको। इस तरह से फ्रोजन शोल्डर को खोलते हैं। देखो कोई जादू नहीं होता जो वीडियो में आप लोग देखते हैं कि एक सेटिंग में फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब फेक है। 7 से 8 सेटिंग फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने में लगती है। सर एक डाउट था। हाँ जी सर मेरे जो एक क्लाइंट है ना, मतलब ऐसे 2-3 क्लाइंट्स का देखा है मैंने, उनका एज ग्रुप अराउंड 60s है। तो उनका जो हाथ है ना, एक हाथ में एकदम ऐसे एक पॉइंट रहता है जहां पर मसल का है ना पूरा गोला रहता है ना, ऐसा गोला बन जाता है। उसकी वजह से उनका मूवमेंट ब्लॉक हो जाता है। तो मूवमेंट जब हाथ का करते क्रैम्प आता है, वो क्रैम्प बोलते हैं उसको। ओके, पर वो रिलीज कैसे करे फिर? उसको स्ट्रेचिंग आता है, आपको उस मसल का स्ट्रेचिंग करने का है। ओके, या तो स्ट्रेचिंग आपको पता हो तो वो उस मसल को स्ट्रेच करो। फॉर एग्जांपल काफ में आ गया है यहाँ पे, तो एक बंदे को बोलो या आप खुद करो उस पेशेंट को स्ट्रेच, काफ का स्ट्रेच। काफ का स्ट्रेच इस तरह से होता है। ये तो सेल्फ स्ट्रेच बता रहा हूं मैं। पेशेंट पे आजा, पेशेंट का ऊपर जो है सीधे लेट, सीधे इस तरह से आप काफ स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, 7 सेकंड के लिए होल्ड किया एंड हाँ 7 सेकंड के लिए होल्ड किया एंड रिलीज कर दिया। ऐसे 5 to 7 टाइम्स आप करेंगे तो वो जो गोला है वो रिलीज हो जाएगा। ओके, पर सर अगर वो हाथ में आए तो मतलब ट्राइसेप के ऊपर ही आता है मोस्टली, मतलब ट्राइसेप्स के ऊपर आ रहा है तो ट्राइसेप्स की स्ट्रेचिंग कर दो। ये ट्राइसेप्स की स्ट्रेचिंग हो गई। ओके, ठीक है, यस। ब्रीद इन ब्रीद आउट करा एंड छोड़ दिया, अगेन ब्रीद इन ब्रीद आउट करा एंड छोड़ दिया। ठीक है, यस सर, थैंक यू। ओके। सर एक शोल्डर में पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि उनका शोल्डर का मूवमेंट वगैरह पूरा होता है, लेकिन उसमें पेन रहता है। समझो कभी कभी ऐसे होता है कि कभी एक्शन ऐसी होती है कि समझो पेशेंट बस से उतर रहा है
उसने एक हाथ से पकड़ के रखा है और बस आगे निकल जाती है, जिसमें उसका शोल्डर खींचा जाता है। तो उस टाइम कैसे करने का, मतलब वो उसका शोल्डर वगैरह तो अच्छा है लेकिन पेन बहुत देखो होता है उसको। वो मसल पुल बोलते हैं उसको, उस कंडीशन हाँ को बोलते हैं मसल पुल हो गया या स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन हो गया। ठीक है, हाँ उस वक्त सबसे पहला काम करने का, पेशेंट को बोलो आइसिंग करें, या आपके क्लिनिक में आए तो आइस पैड से उसकी सिकाई करो पहले 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट के लिए पूरा आइसिंग करो। उससे उसका 50% पेन तो तुरंत ही कम हो जाएगा। उसके बाद काइनेसियो टेपिंग उसमें करने का है। ओके। हाँ जी। तो उस टाइम सर अपन ने अल्ट्रासाउंड मशीन अगर लगाया तो चलता है क्या? हाँ लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड। हाँ हाँ ओके ओके सर। अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करके उसको काइनेसियो टेप से टेप कर दो। ठीक है ओके। अच्छा सर, एक एक क्वेश्चन है मेरा सर। जी। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। सर एक दो तीन लेडीज है सर, उनका सर ये पीछे का जो थाई मसल्स है सर ना, उसमें ज्यादा हैवी पेन है सर। क्या होता है? ये थाई थाई सर, बैक साइड में थाई में सर पेन होता है। हाँ सर, और लीड करता हूँ सर, फिर वो 2-3 दिन बाद फिर आप वापस आ जाता है। तो उसका स्पाइन देखो ना, स्पाइन में कुछ गड़बड़ होगा। स्पाइन, हाँ हाँ स्पाइन में गड़बड़ है वो लोग का सर। तो स्पाइन को किया ठीक क्या? करो, स्पाइन को ठीक करो, कौन से सेगमेंट में तक दिक्कत है वहां ठीक करो आप, तो तो वही पेन नहीं करना आएगा पड़ेगा। फिर। हाँ एडजस्टर मेथड यूज करो या फिर डायरेक्ट मेथड यूज करो, स्पाइन को यस ठीक सर। करोगे तो पेन रिटर्न नहीं आएगा। अच्छा पेन नहीं आएगा सर ना। और सर हिप हाँ। हिप जॉइंट भी। हेलो। म्यूट हो गए रवि जी आप, रविशंकर जी। सर एक चीज पूछनी थी, अगर रेडियो में हिप पेन है, अगर कुछ हिप हाँ सर फंस रहा है वो लोग का। अगर कुछ या अपना जो हड्डी रहता है वो बढ़ जाता है, 6 साल से वो लोग आए सर। नहीं रख पाता नीचे, तो उसको क्या कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रहा है मेरे को, पहले रविशंकर जी पूछिए क्या पूछ रहे थे, उसके रवि बाद जी आप अनम्यूट कीजिए, रविशंकर जी अनम्यूट कीजिए। रवि जी म्यूट है आपका, अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट करो। हाँ बोलिए अभी। हिप हिप सर। हाँ क्या हिप हिप का? में क्या है? उनका हिप भी फंसता है, हिप सर, हिप जो ज्वाइंट ना, हाँ उसमें सर जो तो पैर ऐसे ऐसे उठाते हैं जो रखते हैं ना, तो उनका तो पैर जो है ऐसे पूरा नीचे का जो गैप बहुत ज्यादा आ रहा था, ऊंचा रहता सर। तो हिप जॉइंट का मैनिपुलेशन सिखाया ना मैंने, वो करो ना उसमें। हाँ हाँ ये जो 31 है सर। सारा मैनिपुलेशन अभी हिप जॉइंट बताया के ना, जो सिखाए हैं। वेबिनार में भी बताया ना। 32 नंबर। अच्छा ठीक है सर, ठीक मैं है। थोड़ा ड्यूटी पर हूँ। आप रवि जी आपको आप फिर बाद में सतना थोड़ा आ रहे हैं बात ना अभी करता हूँ 22 सर। तारीख को? 22 तारीख को आप आ जाओ, मैं बता दूंगा आपको सब। वीडियो में भी भेजा है ना हिप जॉइंट का मैनिपुलेशन, देख लो। जी है। चलो काकड़े सर आप पूछ लीजिए फिर। सर आप ट्रेनिंग के बारे में बता देना, जो हम ठीक है। ट्रेनिंग कंडक्ट करने वाले, बोरफिन का ट्रेनिंग और ये ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस रहेगा, सर और ठीक अपना है। हाँ आप कंटिन्यू हाँ कीजिए। जी कंक्लूड कर लेंगे इसको। पूछिए पूछिए लास्ट। सर सर पूछना, वो एडी जो है, एडी में अगर समझो कोई हड्डी जो बढ़ जाती है, तो उसमें क्या हाँ है, अपना एक्सरे में दिखाई देता है कि हड्डी बढ़ी हुई है, और दिखता है पैर ना सर, अगर, बिल्कुल बिल्कुल हाँ दिखता है एक्सरे में हड्डी बड़ी हुई। हाँ, पेशेंट अगर पैर रखता है तो पेशेंट बोलता है मैं पैर नहीं रख सकता नीचे। हाँ मॉर्निंग स्टिफनेस आता है, पेशेंट सुबह के टाइम में पैर नहीं रख पाएगा नहीं नहीं सर, या सुबह बहुत ने अभी देर। देखा है ना मेरे पास, वो कंटिन्यू वही बोलता है कि मैं पैर नीचे नहीं रख पा रहा हूँ। हाँ तो उसका हड्डी बढ़ गया होगा एडी में, उसको कैल्केनियल स्पर बोलते हैं। हाँ, उसको क्या कर सकते हैं? उसको एंकल मैनिपुलेशंस हैं उसके लिए बहुत सारे, नेविकुलर मैनिपुलेशन है, एंकल मैनिपुलेशन है, एसटीटी मेथड्स है उसके लिए। अब बैच में नहीं थे ना? नहीं 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 सर, हम नहीं, बोरफिन अभी के आने वाले। थे, ठीक आपने है, तो दूसरा उसके लिए, बताया। हाँ उसके लिए एसटीटी मेथड्स भी है, एडजस्टमेंट मेथड भी है, और एंकल मैनिपुलेशंस भी है। बहुत इजीली ठीक होता है सर वो। एक कैल्शियम मैनिपुलेशन, और हम लोग टेपिंग देते, टेपिंग से 100% रिलीफ आ जाता है, कंसर्न सर बहुत बढ़िया। हाँ सर एक आध स्टेप दिखा देते तो तुरंत हो जाता है, पेशेंट चल रहा है मेरा नहीं ऑलरेडी। सर,
सर वो एक्चुअली टेक्निकल मेथड है वो, हाँ, वीडियो में आपको समझ में आएगा नहीं ठीक से, और वो पेशेंट पे गलत मैनिपुलेट हो गया तो पेशेंट को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि क्या है वहां पे एंकल के लिगामेंट्स बहुत वीक होते हैं, उस पे स्ट्रेन आ गया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। शैलेश सर ते पालपेट करून चेक करावं लागेल पेशंटला एक्झॅक्टली कुठे आहे आणि मग ऍक्च्युली करून त्याला टेपिंग करावी लागेल. कॉम्प्लिकेशन होतं, हाड वाढलेलं होतं, पण ते काय ट्रीटमेंट होत नाही म्हणून बोललो सरांना एक दिवशी होते. पण ठीक है अभी वेदांत फिलहाल जी, के लिए आप एक कार्य करो, अल्ट्रासाउंड करो उस पे और टेपिंग कर लो। ओके सर चलेगा। वेदांत सर आप पूछिए. सर अपना जो हील से ऊपर जो होता है ना टेंडन, हाँ 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 आर्चिली टेंडर, हाँ सर उसमें काफी पेन रहता है, यानी क्या प्रॉब्लम होगा एग्जैक्ट, क्योंकि एसटीडी हो गया है, मैनिपुलेशन हो गया है, सब कर लिया है, बट वो पेन कम नहीं होता है। अपना जो वाइब्रेशन मशीन होता है वो भी लगा दिया है, तभी भी वो पेन कम नहीं हो रहा है। देखो उसमें या तो टेंडन का फाइब्रोसिस हो गया होगा, ठीक है, एक कंडीशन होती है टेंडन में फाइब्रोसिस हो जाता है, यदि वो हो गया तो बहुत मुश्किल होगा उसको ठीक करना, उसमें फिर निडल यूज करते हैं, एक्यूपंक्चर निडल। ओके हाँ वो दिखता है, एक्सरे आप कराओगे ना तो एक्यूलेस टेंडन वाइट कैल्सिफाइड टेंडन दिखेगा, वो कैल्सिफिकेशन है तो सिर्फ एक ही मेथड से ठीक होगा, एक्यूपंक्चर से। अच्छा हाँ उसमें मैनिपुलेशन काम नहीं करेगा। ओके एंकल में, यानी वो एंकल में दर्द होते रहेगा उसमें। हाँ यस यस यस, उसमें टेंडो एक्यूलिस पे एक्यूपंक्चर करो आप। ओके सर। सर नी में पॉप्लिटियल सिस्ट अगर रहता है 2 mm का सिस्ट है तो उसको अपन कायरो कर बेकर्स, सकते हैं। हाँ बेकर सिस्ट होता है, उसको हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, वो नी मैनिपुलेशन रहते हैं उसके लिए, नी मैनिपुलेशन से आइसिंग टेपिंग बहुत सारे मेथड यूज करके वो बेकर सिस्ट निकल जाता है। तो जो रेगुलर अपना जो नी का मैनिपुलेशन है वही करना पड़ेगा क्या? एक्चुअल में जो पेशेंट था उसको अल्ट्रासाउंड भी किया, आईएफटी भी लगाया, मैनिपुलेशन भी हुआ है, लेकिन वो ऐसा सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। आप कौन सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं नी का? जो अपना रेगुलर जो रहता है वही। नहीं सर रेगुलर मेरे को नहीं पता कौन सा मैनिपुलेशन है। वो अपना पटेला पकड़ के थोड़ा इधर उधर घुमाते अपन, लेफ्ट साइड राइट साइड। हाँ बोरखेड में जो सीखा है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मात्रे सर ने जो आपको बताया था ना सर। हाँ 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 वही। नहीं देखो उससे काम नहीं होगा, है ना, वो क्या है जनरलाइज मैनिपुलेशन है, आपको करना है तो स्पेसिफिक मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने बैच में सिखाया था, मैंने पोस्टीरियर उल्टा लेटा के पैर को फ्लेक्शन में दे के मैनिपुलेशन सिखाए हैं कुछ नी के, वो हेल्पफुल रहता है, उसमें स्पेसिफिक मैनिपुलेशन है। ओके ओके। लेकिन ये अल्ट्रासाउंड या आईएफटी से उसको कुछ फर्क पड़ता है क्या? अल्ट्रासाउंड से फर्क पड़ेगा, आईएफटी से तो नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड से उसको रिलीफ आएगा। ओके ओके ओके। अभी सर के ट्रेनिंग के लिए अगर किसी को आना है, सर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों मैं आग्रह कर रहा हूँ। बोरखेंड का भी लिया है तो सर के ट्रेनिंग देखो में भी आ रहा हूँ। बोरखेंड का ट्रेनिंग या कोई और जो आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी बोन सेटिंग का कहीं भी लिया हो, तो मैं उसकी बात तो नहीं करता, लेकिन मैं मेरी बात करता हूँ कि जो मेरी ट्रेनिंग है, जिसने अटेंड किया होगा, अभी कुछ स्टूडेंट है हमारे पास, उनको पता है कि हम लोग पहले असेसमेंट पे काम करते हैं, हम लोग डायग्नोसिस पे काम करते हैं। मेरा जो मेन फोकस रहता है वो डायग्नोसिस पे रहता है, क्योंकि जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्मली जॉइंट को चटकाना तो एक बार्बर भी कर देता है, ठीक है, तो वो कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, वो चटकाना रिलैक्सेशन के लिए हो रहा है। हम लोग ट्रीटमेंट में उस क्लिकिंग को यूज कर रहे हैं, उस मैनिपुलेशन को यूज कर रहे हैं। तो जब तक आपको डायग्नोसिस पता नहीं होगा कि किस जॉइंट में कहाँ डिसलोकेशन हुआ, कहाँ सबलक्सेशन हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, उसका बायोमैकेनिक्स क्या है, बायोडायनामिक्स क्या है, तब तक आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। और यदि बिना जाने बायोमैकेनिक्स आप ट्रीट करेंगे तो पेशेंट को 100% इंजरी होने वाला है। तो मेरा जो मेथड है वो बहुत सेफ मेथड है
है ना। मैं एक ही बीमारी को 2 या 3 तरीके से ट्रीट करना सिखाता हूँ, जिसमें एक मैनिपुलेशन मेथड हो गया, एक मायोफेशियल रिलीज मेथड हो गया जिसको एसटीटी मेथड बोलते हैं, या तीसरा मेथड हम लोग इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, जिसमें अभी थोड़ा सा मैंने डेमो दिया था इनडायरेक्ट मेथड का। तो कई बार क्या होता है कि एक पेशेंट जो है, हर पेशेंट में आप हर मेथड यूज नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जाम्पल अभी घुटने का दर्द है, वहां पे सूजन है, पेशेंट रिलक्टेंट है मैनिपुलेशन करवाने में, तो उस पेशेंट को तो आप छोड़ेंगे तो नहीं, छोड़ देंगे तो आपका लॉस है, पेशेंट का भी लॉस है। तो उसमें क्या मेथड, दूसरा अल्टरनेट मेथड यूज कर सकते हैं, वो भी हम लोग उसमें सिखाते हैं कि आपका ओपीडी में आप पेशेंट कम से कम छोड़ो नहीं। मतलब रेड फ्लैग तो सिखाते ही हैं, जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, जिसको तो हाथ भी नहीं लगाने का है, वो तो हम लोग एक्सप्लेन करते ही हैं। बट आपके कॉन्ट्राइंडिकेशन और रेड फ्लैग को कम करने की जो मेथड्स है, वो हम लोग हमारी वर्कशॉप्स में बताते हैं, जिससे आप मैक्सिमम पेशेंट अटेंड कर पाओ। तो ये डिफरेंस मैं सोचता हूँ कि लगता है मुझे कि औरों के पढ़ाने में, मेरे मेरे जो लेक्चर्स हैं उसमें। दूसरा, लाइव ओपीडी हम लोग हमारे सेशंस में देते हैं। क्लास खत्म हो जाता है 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद मैं लाइव पेशेंट पे जो सिखाया है दिन भर में, वो लाइव पेशेंट पे डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, ताकि वो मेथड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये स्टूडेंट्स को पता लग जाए उसी दिन, कि लाइव पेशेंट पे क्या असर आ रहा है उस मेथड्स का, या लाइव पेशेंट पे क्या प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, क्या रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को कभी भी मेरी बैच में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती या वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार आपने लाइव पेशेंट देख लिया, उसी पेशेंट में सारी चीजें एक्सप्लेनेशन में आपका रिवाइज हो जाएगी। तो कभी भी मेरे ख्याल से कितने स्टूडेंट्स इस बार थे, उनको एक ने भी नोट्स बनाने की उसको जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक खासियत है। इसके लिए ऑब्वियसली डेयरिंग चाहिए, जिगर चाहिए कि लाइव वर्कशॉप में पेशेंट पे डेमोन्स्ट्रेट करे। बिकॉज क्या होता है, दूसरे लोग लाइव वर्कशॉप इसलिए नहीं देते क्योंकि उनका मेथड इतना इफेक्टिव नहीं है। वर्कशॉप के दौरान तो बड़े दावे करेंगे कि इस मेथड से ये हो जाएगा, इस मेथड से डिस्क अंदर चले जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, बट जब पेशेंट पे वो स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये जिगर सब में नहीं होता जो लाइव पेशेंट पे उस टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट करके पेशेंट के फीडबैक खुद ले, हाथों हाथ रिजल्ट निकाल के दे, या पेशेंट का जो भी फीडबैक है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सुनने की ताकत हर किसी में नहीं होती। तो ये खासियत मेरी बैच में, मैं लाइव पेशेंट पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स को। तो आशीष जी, ये जो नासिक का बैच हो रहा है, मेरे ख्याल से 28 का डेट है ना? हाँ, 28 to 29। तो हाँ, बोरखिंड में जो भी जिन्होंने भी अटेंड किया था, वो एक बेसिक वर्कशॉप था। तो आपको एडवांस सीखना है मुझसे, तो इस बैच के लिए रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि बोरखिंड का जरूरी नहीं था, वो बेसिक नॉलेज होना हाँ, जरूरी वो था। करके वो आए तो ये बेसिक आपको समझ में आएगा, है ना। properly। पहली कक्षा पढ़ेंगे तभी तो दूसरी कक्षा में जाएंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है। ये अपना एक जो बैच हुआ था, इसका एक मैंने वीडियो बनाया है, मैं एक बार प्ले कर देता हूँ, देख लेंगे सब लोग। हाँ हाँ, वो एक बार प्ले कर दीजिए आप। एंड एक चीज और बता देता हूँ कि मैं आज मेरा ओपीडी मिस करके आपको ये वेबिनार दे रहा हूँ, रिवीजन क्लास। कोई बैच में टीचर्स रिवीजन क्लास कभी प्रोवाइड नहीं करता। ये तो यूनिक पॉइंट्स है सर हमारे, क्योंकि हम जेन्युइन काम करते हैं। वो वीडियो चला दीजिए आशीष जी एक बार। ओके जी, ओके। चलिए, और बाकी जो भी डाउट आए, जिसको भी, आशीष जी को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा क्वेरी सॉल्व कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक, अच्छा।